ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं, सुजाता पॉल कांग्रेस से हमारे साथ है। ठीक है अनुराग भदौरिया, ठीक है सुजाता पॉल जवाब दीजिए। आरोप आप पर भी लगाए कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने शासन किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हमेशा उठ रही है, भारत एक देश है तो एक तरह का कानून क्यों नहीं होना चाहिए सिविल मामलों में। तो कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि आखिर ये क्यों लटका, क्या तुष्टीकरण की राजनीति, क्या वोट बैंक खिसकने का डर, इस कारण इसको लटकाया गया? प्रचंड बहुमत की सरकार दोष मढ़ने के अलावा कर ही क्या सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात बिल्कुल सही है कि पिछले कई सालों में कुछ भी नहीं हुआ और आज देश जो है वो 2014 के बाद आजादी पा गया, इसलिए सब कुछ अभी किया जाएगा। मगर ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से लोगों को हटाकर और भड़काने के लिए, उनको तुष्टीकरण उनका करने के लिए, और किसका तुष्टीकरण? उसका संविधान के हिसाब से मेजॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माइनॉरिटी। शायद भाजपा प्रवक्ता को ठीक से पढ़ने में नहीं आया होगा संविधान में, मगर क्या करें, अब ध्यान भटकाना है, मुद्दों से हटाना है। ये भूल जाते हैं कि जब आप इतने महंगे प्याज, सुजाता पॉल जी और अनुराग भदौरिया, आप दोनों ने लगभग एक ही बात कही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाना मकसद है और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा छेड़ा जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, जो मुद्दे हैं आप लोग उठाइए, उन पर बात कीजिए, लेकिन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा नहीं है? इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक को क्या एक समान कानून का अधिकार नहीं है? उसको एक समान कानून के अंतर्गत नहीं आना चाहिए? जब क्रिमिनल लॉ हो सकता है सबके लिए बराबर, तो सिविल मामलों की सुनवाई या उनका निपटारा क्यों नहीं एक लॉ के अंतर्गत होना चाहिए? क्या वहां पर धर्म, संप्रदाय, अलग अलग विचारधाराएं, उनके हिसाब से फैसला होगा? ये किस तरह का देश आप बनाना चाहते हैं? हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, आपके पास लौटेंगे सुजाता पॉल, लौटेंगे। एक बार सारे पैनलिस्ट बोल ले, उसके बाद में आप दोनों के पास आती हूँ। साध्वी गीतम्बा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। साध्वी जी, यहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले से ही बहुमत वाली सरकार है, तो आखिर किसने रोका है? ले आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन आप बस शिगुफा छोड़ते हैं, अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। नहीं आस्था जी, हमारे यहाँ अभी तो देखा जाए तो बहुत से काम हुए हैं और सराहनीय कार्य हुए हैं। हमारे बनारस के लिए भी बहुत कार्य हुआ है, हम हाईवे पर चलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो कार्य यहाँ बहुत हुए हैं और जब ये हमारे यहाँ जैसे ये कानून लागू हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हमारे ही लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही सौभाग्य की बात होगी। अच्छा ये बताइए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, बार-बार जातिगत राजनीति लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या फायदे हैं, कितने बड़े फायदे हैं? क्या इसका कोई राजनीतिक नुकसान भी है, जो आरोप लगता है कि इस कारण कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको जानबूझ के रोका? आस्था जी, इसमें बहुत फायदा है और विशेष करके हर वर्गों के लिए फायदा है, चाहे जो हो, पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जात हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके हित के लिए है। और इसको जितनी जल्दी सरकार लागू करती है हम लोग इसका स्वागत करते हैं। इसके लिए हर धर्मों के लिए लाभ है और हर व्यक्ति के लिए ये लाभदायक है। और हमारे यहाँ सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये भी कार्य जल्दी से जल्दी कर दें। जो ये रोटी सेकने वाला काम होता है हिंदू मुसलमान लेकर के, हम धर्म गुरुओं को बोलना पड़ता है, तो उस पर अगर ये बनता है तो हम लोग बड़ा राहत का सांस लेंगे। ठीक है, फजील अहमद जी हमारे साथ हैं। फजील अहमद जी बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी क्या हिंदू मुस्लिम होना चाहिए या इसके लिए सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए कि एक समान नागरिकता कानून बने जिसका लाभ हर किसी को मिले, सबका अधिकार उसके तहत सुरक्षित रहे, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से हो, सबके फायदे की बात हो? देखिए, अनुराग भदौरिया जी ने बहुत विस्तृत रूप से अपनी सारी बात कह दी। मैं उन्हीं की बात से थोड़ा आगे जाकर के ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी संविधान सभा में एक लंबी बहस के बाद ये संविधान तैयार हुआ था और पूरे देश के सभी लोगों को मिलकर के सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आजादी की लड़ाई में कौन कौन लोग कैसे कैसे शहीद हुए और कैसे इस देश को आजादी मिली, आजाद मिलने के बाद हम दुनिया में कैसा एक लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, इस संविधान सभा की बहस के बाद ये संविधान तैयार हुआ। और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं कर लेते, अरे सीआरपीसी आईपीसी तो बराबर है, वो सबके लिए है, लेकिन कॉमन सिविल कोड सिर्फ ये मुसलमान को डरवाना चाहते हैं। इनको लगता है कि सिर्फ मुसलमान विरोध करेगा। एक मिनट फजील जी, आपने यहाँ पर बोला कि इससे मुसलमान डर जाएगा, ये मुसलमानों को डराने के लिए, मुझे आप बताइए कैसे डराने के लिए? इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो ये कहा गया है ना, शादी के लिए सब पर एक नियम लागू होगा,
तलाक के लिए एक नियम लागू होगा, पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार मिलेगा, गोद लेने के लिए एक नियम लागू होगा, ना कोई 3 तलाक कह के शादी कर पाएगा, ना कोई 3-3, 4-4 शादियां कर पाएगा। इसमें हर्ष क्या है, इसमें बुराई क्या है? ये तो किसी महिला या किसी नागरिक के अधिकार को सुरक्षित करती है, इससे कौन डरेगा? मुझे बताइए। सिविल कोड लगने के बाद हम निकाह से शादी करेंगे कि 7 फेरा से शादी करेंगे? बताइए हमको। नहीं, शादी आप अपने अनुसार करेंगे, लेकिन 3 तलाक लेकर कोई अलग हो जाए ये संभव नहीं है, ये कानून के दायरे में आएगा। पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार मिले, उसमें आप अपना मजहबी विचारधारा डाल के ये नहीं कहना चाहिए कि निकाह हो गया अब हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं रहा। तो ये तो महिलाओं बेटियों के अधिकार को सुरक्षित करेगा, ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे है बताइए? आप हमको बताइए कि कॉमन सिविल कोड लगने के बाद मुसलमान निकाह से शादी करेगा कि 7 फेरा से शादी करेगा? हमको बताइए आप। तो कॉमन सिविल कोड क्या हिंदू मान्यता आपके ऊपर थोपेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं, आप इस तरह का भ्रम फैलाना चाह रहे हैं? कॉमन का क्या मतलब होता है मुझे बताइए ना, कॉमन का क्या मतलब होता है? आप इसे इस तरह क्यों परिभाषित कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई दूसरी विचारधारा थोपी जा रही है? कॉमन सिविल कोड है जो हर नागरिक के लिए सहूलियत लेकर आएगा, जो हर नागरिक के लिए लीगली सही होगा, उसके तहत मामलों के निपटारे होंगे। अरे देश की जनता तय करेगी ना, ये भारत के लोग तय करेंगे कि कैसे उनको रहना है। संविधान के साथ कैसे छेड़छाड़ होगी, तो देश में और भी तो लोग हैं ना बात करने के लिए। सिख समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, ईसाई समाज है, मुस्लिम इसीलिए समाज तो कॉमन सिविल कोड कहा जा रहा है। ठीक है, बहरहाल अनिला सिंह जी बताइए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। मुसलमान क्या निकाह से शादी करेगा या 7 फेरों से शादी करेगा? नहीं, इस देश में तो अगर कोई भी कदम उठाया जाए तो तुरंत का तुरंत ये हो जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ। इस देश का नागरिक अपने आप को समझता ही नहीं है। देश जब हमारा विभाजित हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, आपको याद होगा उस वक्त के जो हीरो हीरोइन थे वो भी अब मुसलमान होते हुए भी हिंदू नाम रखते थे, परंतु तुष्टीकरण की राजनीति ने वो हालत लेकर आ गए कि जो बॉलीवुड है उसमें भी एक धर्म विशेष का बोलबाला हुआ करता था। इन साहब से ये पूछो जो ये कह रहे हैं कि निकाह, अरे चुप होकर बैठिए, निकाह होगा कि 7 फेरे होंगे, तो ये बता दें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इजिप्ट, जहां पर यूसीसी है, चुप होकर बैठिए, यूसीसी है, क्या वहां पे निकाह होता है या 7 फेरे होते हैं? बेवकूफी की हद होती है इस प्रकार की बातें जब की जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने उठाया अनिला सिंह, ये पॉइंट आपने उठाया है, ये मैं लेके जाऊंगी फजील अहमद के पास। उनका पहले ऑडियो ठीक हो जाए, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार चेक कर लें कि उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तब तक अनुराग भदौरिया जी, यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि किसी देश में आता है, समान नागरिक संहिता या कानून आता है, तो वो किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ हो जाएगा? क्या अभी से ये माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए एक बार फिर से एक भीड़ को बरगलाने की कोशिश हो?